आज हम बात करेंगे परिस्थिति और भूमिका विषय के ऊपर, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेटस एंड रोल। मूल रूप से अगर हम देखें तो समाजशास्त्र की जो बेसिक अवधारणा, जो मूलभूत अवधारणा है, उनमें परिस्थिति और भूमिका का नाम आता है। ये जो टॉपिक है ये आप लोगों के 11th-12th में भी चलता है, BA फर्स्ट ईयर के अंदर भी चलता है, जो शुरुआती विद्यार्थी उनके लिए, साथ ही जो MA प्रीवियस जो क्लास हैं उनके अंदर भी परिस्थिति और भूमिका के बारे में टॉपिक आता है। तो हम सीधी शुरुआत करते हैं परिस्थिति और भूमिका के बारे में। मूल रूप से जो ये एक और चीज़ है, आमतौर पर जो विद्यार्थी, एक जो हिंदी के विद्यार्थी, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये लिखा है परिस्थिति और वो ज़्यादातर परिस्थिति लिख देते हैं। परिस्थिति और परिस्थिति में अंतर है, क्या अंतर है वो भी मैं बताऊंगा। दूसरा भूमिका, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेटस एंड रोल। एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे रॉल्फ लिंटन, जिन्होंने इसकी अवधारणा दी है परिस्थिति और भूमिका के बारे में। सबसे जो पहली जो अवधारणा है, सबसे पहले रॉल्फ लिंटन ने बताया कि परिस्थिति और भूमिका क्या है, इसके बारे में बताया था। यहाँ मैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे वीडियो में मेरी हमेशा से कोशिश रही है, और बहुत सारे जो है राजस्थान के अलावा भी यूपी और यहाँ तक हिमाचल के भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरी कोशिश ये रहती है चीज़ों को आप समझें, न कि रटें। तो उसी क्रम के अंदर मैंने आज का ये एक वीडियो बनाया है। कोशिश करूँगा कि जो है जल्दी जल्दी ये वीडियो ख़त्म हो जाए, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँ। तो रॉल्फ लिंटन ने सबसे पहली चीज़ है परिस्थिति भूमिका के बारे में बताया। अब परिस्थिति किसे कहते हैं, तो उसकी अगर हम बात करें, मैं परिभाषाओं पर नहीं जाऊँगा, मैं केवल आप लोगों को एक जो परिभाषा उसकी व्याख्या करूँगा। उसमें परिभाषा, या हम साधारण शब्दों में ये कहें तो परिस्थिति क्या है, किसी एक समय विशेष के अंदर जो कोई सामाजिक व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था के अंदर आप व्यक्ति का जो पद है वो परिस्थिति कहलाती है। अब मेरी बात अगर आपको समझ में नहीं तो मैं आप लोगों को उदाहरण के रूप में समझाता हूँ। मैंने 3 चीज़ें कही है। पहली है कोई व्यवस्था, जैसे अगर हम बात करें, और दूसरा मैंने बताया कोई समय विशेष, और तीसरा मैंने बताया व्यक्ति का पद या स्थान। अब जैसे अगर हम बात करें, फिलहाल अगर हम बात करें कि एक क्लासरूम चल रही है, जैसे अभी तो खैर आप मेरा ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए आप मेरी क्लास के अंदर बैठे होते हैं, तो व्यवस्था क्या हो गई, एक क्लासरूम की व्यवस्था। इसी तरह घर की बात करें, घर के अंदर आप अपने परिवार के सदस्य के साथ बैठे हैं, मम्मी पापा भाई बहनों के साथ बैठे हैं, तो व्यवस्था क्या हो गई, पारिवारिक व्यवस्था हो गई। समय विशेष की बात करें तो जो पर्टिकुलर जो टाइम चल रहा है, हमारी जो हम हर समय में अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के साथ रहते हैं, कभी हम कॉलेज में, कभी घर में, कभी फिल्म देखने गए, तो ये समय के साथ व्यवस्थाएं वहाँ बदल जाती है। आप अगर बस में बैठे किसी समय विशेष के अंदर, तो आप वहाँ पर एक जो है यात्री है वहाँ पर, तो व्यवस्था हो गई, समय विशेष हो गया, और उस समय विशेष के अंदर आपका जो स्थान है, पद है, वो आपकी क्या कहलाती है, वो परिस्थिति कहलाती है। अब यहाँ जो पद है या स्थान का मतलब ये नहीं कोई नगर पालिका वाले या कोई सरकार आपको कोई सर्टिफिकेट दे रही है कि ये सर्टिफिकेट आपका, ये हमें आपको ये पोस्ट दी है। पद का मतलब पोस्ट से होता है, आमतौर पर हम लोग ये सोचते हैं कोई नौकरी हो गई या कोई नेता बन गया, कुछ और पद मिल गया। यहाँ पद का मतलब आपका समाज के अंदर जो स्थान है, और इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, ये हम लोग आमतौर पर जानते हैं। जैसे क्लास चल रही है, क्लास में आप स्टूडेंट हो, परिवार के अंदर आप किसी के बेटे हो, बेटी हो, भाई बहन, ये जो है ये आपका पद हो गया। तो परिस्थिति की सीधी सीधी परिभाषा अगर की बात करें या अर्थ की बात करें, तो परिस्थिति व्यक्ति का पद है जो समाज में उसे दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कितनी परिस्थितियाँ हो सकती है हमारी, तो ये मैं मिटा देता हूँ। अब आप देखिए, अगर बात करें कि किसी व्यक्ति के कितने पद या कितनी परिस्थितियाँ होती है, तो हिसाब लगाएं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे समाजशास्त्र विषय के अंदर हमें जो उदाहरण देना है, उदाहरण भी आपसे ही शुरू करना है। यहाँ हमें कोई राजा महाराजाओं से या किसी और दूसरे देश से उदाहरण शुरू नहीं करने हैं। तो अगर मान लीजिए मैं या आप खुद की बात करें, तो अपने कितने पद हैं, हम टीचर है, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं किसी का भाई हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का दोस्त हूँ, मैं आप लोगों को टीचर हूँ, है ना। तो ये जो पद है, इसी तरह आप लोगों के बहुत सारे पद हो सकते हैं। आप किसी के दोस्त भी हैं, किसी के बेटे हैं, बेटी
है ना। तो ये, और आप मान लो किसी बस में बैठ कर सफ़र करें तो आप यात्री हो गए, किसी दुकान के ऊपर आप कोई सामान खरीद रहे तो आप ग्राहक हो गए, आप डॉक्टर के पास गए, बीमार हो गए आप, तो वो आप वहाँ आप एक मरीज या पेशेंट की जो आपकी परिस्थिति हो गई। तो यानी परिस्थिति समय के अनुसार बदलती रहती है, समय और स्थान के अनुसार आप जब भी किसी के साथ सामने आते हैं तो आपकी परिस्थिति वहाँ बदल रही है। यानी मेरे यहाँ कहने का मतलब आप बिल्कुल आसान सा आप समझ गए होंगे। और एक व्यक्ति की परिस्थिति की बात करें तो बहुत सारी परिस्थितियाँ होती थी, मगर अब इन परिस्थितियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। अब कौन कौन से दो भाग हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है प्रदत्त परिस्थिति और दूसरा अर्जित। ये रॉल्फ लिंटन ने इसके दो भाग बताए थे, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। जैसा कि नाम है प्रदत्त यानी एस्क्रिप्ट, यानी जो चीज़ हमें दी जाती है, यानी जो प्रदान की जाती है, तो समाज की तरफ से जो हमें परिस्थितियाँ दी गई। अब इसमें सिंपल सी चीज़ है, आप लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत आसान सा तरीका है। प्रदत्त के अंदर जन्म के आधार पर हमें मिल रही है, या जिसमें आपने कोई प्रयास नहीं किया, या आपने कोई योग्यता हो चाहे नहीं हो, वो ऑटोमेटिक मिल रही है, वो चीज़ कहलाती प्रदत्त परिस्थिति। जैसे दूसरा जो है एक समाजशास्त्री हुए हैं लुंडबर्ग, उन्होंने, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, लुंडबर्ग ने प्रदत्त परिस्थिति के 4 आधार बताए। कौन कौन से आधार बताए 4 में? पहला बताया लिंग, दूसरा बताया आयु, तीसरा बताया इसने नातेदारी, और चौथा प्रकार इसने बताया सामाजिक कारक। सामाजिक कारक। मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी तो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ तक 2 चीज़ें मैंने बताई। परिस्थिति 2 तरह की होती है, प्रदत्त और अर्जित। प्रदत्त परिस्थिति में एक समाजशास्त्री हुए लुंडबर्ग, उन्होंने 4 आधार बताए कि कौन कौन सी परिस्थितियाँ प्रदत्त के अंदर आती हैं। जैसे पहला उसने आधार बताया लिंग भेद, लिंग यानी जेंडर, हम महिला होंगे या पुरुष होंगे, इसके लिए हमने कोई आवेदन नहीं किया। आप अगर लड़का है या लड़की है तो आपको जहाँ तक याद होगा हम में से किसी ने भी कहीं पर भी कोई अप्लाई नहीं किया कि हम लड़का बनेंगे या लड़की बनेंगे, न हमारा इसमें कोई योगदान है, न हमारी कोई योग्यता है, जो भी है ये हो गया प्रदत्त परिस्थिति। अब इसी तरह आयु है, उम्र भी हमें ऑटोमेटिक मिलती है। एक बार पैदा होने के बाद हमारी आयु लगातार बढ़ती रहती है। हम झूठ बोल सकते हैं कि हम कितने साल के हैं, या जो है हम किसी को बहाना बना सकते हैं, मगर उम्र हमारी लगातार बढ़ती है। और इसके लिए जो है ऐसा भी नहीं है कि आप जैसे आज 20 साल के 21 का होने के लिए आपको कहीं एप्लीकेशन लगानी पड़ी कि साहब मैं 21 साल में आना चाहता हूँ। ऑटोमेटिक आपकी उम्र बढ़ती रहती है और रिवर्सेबल भी नहीं है, और ये समय के साथ बढ़ती रहती है। इसमें हमारी कोई योग्यता नहीं, कोई प्रयास नहीं है, ये सब जन्म के साथ ऑटोमेटिक चल रही है। तीसरा है नातेदारी। नातेदारी का मतलब होता है वे संबंध जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो। इसमें 2 तरह के होते हैं, एक होता है रक्त संबंध, दूसरा होता है विवाह संबंध। जैसे परिवार की अगर हम बात करें, हमारे भाई बहन, माता पिता, चाचा ताऊ, नाना नानी, ये सब हमारे रक्त संबंधी है। इसी तरह विवाह संबंध की बात करें तो जो पति पत्नी होते हैं वो आपस में जो है विवाह संबंधी होते हैं, और विवाह के द्वारा ही परिवार आगे बढ़ता है। तो ये हो गए नातेदारी। अब आप देखिए कि आपके पिताजी कौन है, माँ कौन है, या हमारे चाचा ताऊ रिश्तेदार कौन है, इसके लिए हमने कोई एप्लीकेशन नहीं भरी है ना। हम जहाँ पैदा हुए वो हमारे माँ बाप हो गए, हमें पसंद हो चाहे नहीं हो वो हमारे माँ बाप कहलाएंगे। इसी तरह सामाजिक कारकों के अंदर 2 चीज़ें आती है, और भी बहुत सारे कारक आते हैं, मगर मोटे तौर पर भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ जाति आती है, इसके अलावा एक सामाजिक कारक में प्रजाति भी आती है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार समझाऊँ उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो चारों चीज़ें हैं ये मिलती तो ऑटोमेटिक है, मगर इनका हमारी परिस्थिति से क्या लेना देना, हमारे इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों को एक एक चीज़ के आधार पर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए महिला या पुरुष होना हमारे हाथ में नहीं है, मगर महिला और पुरुष होने के कारण से हमें बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी जो है बंदिशों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं भारतीय समाज की अगर हम बात करें तो भारतीय समाज या पूरी दुनिया की बात करें तो पुरुष प्रधान समाज है। तो लिंग के आधार पर सब पूरे दुनिया के अंदर श्रम विभाजन पाया जाता है। श्रम विभाजन का मतलब काम का बंटवारा। हम देखते हैं घर का खाना जो है बनाने का काम, झाड़ू पोछे साफ सफाई का काम आमतौर पर हम ये मानते हैं कि महिलाओं का है। यानी अगर आप जो है बाई बर्थ लड़की पैदा हुए तो आपको ये काम करने ही करने हैं, लड़का हुआ तो आपको ये काम
से छूट है। अब आजकल ज़रूर समानता की बातें चल रही तो इसलिए काफ़ी लोग सिखाने लग गए, लड़कियों को भी जरूरी नहीं कि ये सारा काम करें, मगर मोटे तौर पर हमारी एक जो सिस्टम है, इसके अलावा और बात करें तो जैसे लिंग के आधार पर बहुत सारी महिलाओं को जो अवसर कम मिलते तुलनात्मक रूप से पुरुषों की तुलना में, या धर्म की बात करें तो धर्मों के अंदर भी जो है महिलाओं को तुलनात्मक रूप से, कोई सा भी धर्म हो, तुलनात्मक रूप से महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम अधिकार दिए गए या उन्हें दोयम दर्जे का माना गया, हम ये कह सकते हैं। राजनीति की बात करें तब भी वहाँ महिलाओं को मौका कम मिल रहा। आधार जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, रजिया सुल्तान जो है, आप लोगों ने अगर इतिहास में पढ़ा होगा तो रजिया सुल्तान एक योग्य महिला सशक्ति, मगर केवल महिला होने के कारण से उसको जल्दी मार दिया गया और उसकी जगह किसी उसके नालायक भाई को सुल्तान बनाया गया। तो अगर वही रजिया सुल्तान अगर लड़का होती तो उसके साथ भेदभाव नहीं होता और वो हो सकता है इतिहास में उसका और ज़्यादा बड़ा नाम होता। तो पहली चीज़ हो गई लिंग, ठीक है। दूसरा है आयु, उम्र के आधार पर भी आपको बहुत सारी परिस्थितियाँ मिलती है। 18 साल का होने के बाद आपको वोट देने का अधिकार है। आप अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो उसके लिए आयु मिनिमम 35 वर्ष का होना जरूरी है। 60 साल के बाद आप रिटायर्ड हो सकते हैं। 60 साल के बाद आपको सीनियर सिटीजन की जो है उपाधि मिलती है। तो आयु के आधार पर चीज़ें चलती रहती हैं। अगर आप लड़की है तो आपको पता होगा जब आप छोटी थी 8-10 साल की उम्र की थी तब जो है नवरात्रि के अंदर कन्याओं को जो खाना खिलाते उसमें उनको बुलाते थे। आज कॉलेज की लड़कियों को खाना नवरात्रि के अंदर नहीं बुलाते। ये एक सिस्टम है कि आयु के आधार पर वो चीज़ें बदलती रहती हैं। और जैसे जातियों की बात करें तो जातियों के अंदर भी जो हर जाति के अंदर जो पंच प्रधान होते हैं, पटेल होते हैं, तो वो लोग ऊंची उम्र के यानी अधिक आयु के लोगों को समाज, ये जो जातियों का इनके जो पंच और ये जो बनाए जाते हैं उनको बनाया जाता है। तो आयु का मतलब यहाँ समझ में आ गया आप लोगों को। तो और ये चीज़ें ऐसी है जिसमें हमारा कोई योगदान नहीं, हम लड़का होंगे लड़की होंगे, कम उम्र के होंगे अधिक उम्र के होंगे, इसमें हमारा योगदान नहीं, मगर इनके आधार पर हमें कुछ पद या परिस्थिति मिलती है। तीसरा है नातेदारी। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि हम जो हमारे रिश्तेदार है, परिवार है, वो सारे नातेदारी के अंदर आता है। अब ये हमारी किस्मत है कि हम किसी अमीर परिवार में पैदा हुए, किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के परिवार में पैदा हुए, या किसी गरीब के परिवार में पैदा हुए, ये हमारे हाथ में नहीं है। मगर ऐसा होने पर क्या होगा कि हमारी परिस्थिति ऑटोमेटिक जो है बदल जाएगी। अब मान लीजिए आप किसी बड़े फिल्म स्टार के घर में पैदा हुए तो आपको ऑटोमेटिक ही ऊंची परिस्थिति मिलेगी, आपको स्वतः ही फिल्मों में आने का मौका मिल जाएगा। अगर आप किसी बड़े राजनेता के घर में पैदा हुए तो आपको ऑटोमेटिक एमएलए एमपी का टिकट मिलने में सुविधा रहेगी, वनिस्पत कि आप किसी गरीब घर में पैदा हुए। इसी तरह अगर उद्योगपति घर में पैदा हुए तब भी आपको ऑटोमेटिक फैक्ट्रियाँ, ये सारी चीज़ें करोड़ रुपये मिल जाएंगे। बाई दी वे अगर आप किसी भिखारी घर में पैदा होते तो जाहिर सी बात है कि आज आप मेरा वीडियो नहीं देख पा रहे होते। तो यानी कहने का मतलब है कि जो है ये रिश्तेदारियों के आधार पर भी जो हमारी परिस्थिति तय होती है। और जैसा कि आप लोगों को एक और दूसरा उदाहरण भी मैं यहाँ बताऊंगा, मान लीजिए किसी का दूर का रिश्तेदार भी कोई बहुत बड़ा पद पे पहुंचा हो या बहुत सफल आदमी हो, तो हम ये कहते हैं मेरे चाचा का, ताऊ का, मौसे के फूफा जो है प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है। मगर वही अगर हमारा सगा चाचा ताऊ अगर मर्डर के केस में जेल में बंद है तो हम उससे कन्नी काटेंगे। तो सीधी सी बात है कि और जो है हमारे आसपास के लोग बाग भी हमें उससे जोड़ेंगे कि साहब इसका तो चाचा या ताऊ, इसका बाप जेल में बंद है, तो हमारी परिस्थिति भी ऑटोमेटिक उसके साथ कम हो जाती है। या हम अगर हमारे रिश्तेदार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है तो लोग बाग कहेंगे साहब इसका तो रिश्तेदार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, तो ये बहुत ऊंची चीज़ होगी। यानी उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है कि हमारा रिश्तेदार क्या है, मगर उसके आधार पर हमें एक परिस्थिति मिलती है। इसी तरह जाति की बात करें, जैसा कि आप जानते हैं भारत में जाति व्यवस्था हजारों सालों से चली आ रही है। जाति के आधार पर भेदभाव भी जो है पहले ज़्यादा किया जाता था, अब भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। तो और ये हमारे हाथ में नहीं कि हम किस जाति में जन्म लेंगे, हमने कोई फॉर्म नहीं भरा जाति का, जाति बदली भी नहीं जा सकती, मगर उसके आधार पर हमें एक परिस्थिति मिलती है। पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो एक होती है प्रजाति। प्रजाति क्या होता है ये मैं लिख रहा हूँ, जाति और प्रजाति में अंतर क्या होता है, अंग्रेजी में इसको बोलता है रेस, नस्ल, जिसको देसी भाषा में और बोले हिंदी में। तो जो शारीरिक विशेषताओं के आधार पर जो मैं मोटे तौर पर जो है, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि मान लीजिए कोई अमेरिकी है या यूरोप का कोई व्यक्ति है, दूसरा एक जापानी है और तीसरा अफ्रीकी है, तो इन तीनों में हम अंतर कर सकते हैं। अंतर का आधार क्या है, उनकी शारीरिक रंग रूप बनावट, जैसे उनकी जो है हेल्थ हाइट, इसका भी फर्क पड़ता है। जैसे जापानी होते हैं उनकी छोटी छोटी आंखें होती है, जो यूरोपियन होते हैं वो तुलनात्मक रूप से लंबे होते हैं, उनके बाल भूरे होते हैं। अफ्रीकी लोगों के बाल बिल्कुल काले होते हैं, पूरा उनका रंग काला होता है।
तो ये शारीरिक विशेषताओं के आधार पर जो होता है, और मोटे तौर पर पूरी दुनिया में 3 प्रजातियां पाई जाती है, कॉकेशियन, मंगोलियाइड और निग्रोइड, और इन्हीं के पार्ट बाद में और बढ़ते जाते हैं। तो जैसे अमेरिका या यूरोप की बात करें तो अमेरिका और यूरोप के अंदर गोरे काले का जो भेदभाव पाया जाता है वो नस्ल के आधार पर यानी प्रजाति के आधार पर पाया जाता है। अब हम गोरा होंगे या कौन सी नस्ल में पैदा होंगे वो हमारे हाथ में नहीं है, मगर उसके आधार पर जो भेदभाव किया जाता है वो इसमें प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत आ जाता है। तो प्रदत्त परिस्थिति में आप लोग मेरे ख्याल से पूरी तरह समझ गए होंगे, वह परिस्थिति जो हमें स्वतः मिलती है, जिसके लिए हमें कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं रहती, मगर इसका फायदा नुकसान हमें उठाना पड़ता है। दूसरा है अर्जित परिस्थिति। अब देखिए, यहाँ तक तो मैंने जो बताया आप लोगों को कि प्रदत्त के ये 4 आधार है। इसके अलावा समाज हमें हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का एक मौका देता है। हर व्यक्ति, पहला तो है जैसे एक हम कहावत है कि सोने की चांदी की चम्मच में पैदा होना, यानी आप बाई बर्थ बहुत अच्छी स्थिति में, तो वो हो गई प्रदत्त परिस्थिति। मगर मान लीजिए आप नहीं हैं, तब भी आप आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों ने इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण सुने होंगे जिसमें लोग बाग बिल्कुल जीरो से बहुत आगे बढ़े हैं, है ना, और उन्होंने बहुत उन्नति की, चाहे वो कोई से क्षेत्र हो। अगर हम आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो धीरू भाई अंबानी का आपने नाम सुना होगा। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, मगर बाद में जो है आज रिलायंस इंडस्ट्री के जो है संस्थापक वो रहे हैं। आज ऐसी दुनिया में नहीं है, मगर उनका नाम चलता है। इसी तरह लक्ष्मी मित्तल की बात करें जो स्टील किंग बोलते हैं। फिल्मों की बात करें तो बहुत सारे सुपरस्टार ऐसे रहे हैं जिन्होंने गरीबी से शुरुआत की, आज बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार बने। राजनीति की बात करें तो हमारे बहुत सारे राजनेता ऐसे हैं जो बिल्कुल गरीब परिवार से थे। अपने APJ अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो पूर्व राष्ट्रपति थे, वो एक गरीब परिवार से थे। नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की, तो वो भी एक साधारण परिवार से थे। इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जो साधारण परिवार से आगे बढ़े हैं और उन्होंने अपनी जो है उन्नति करी, और वो जो पद है वो चीज़ कहलाता है अर्जित, यानी अपनी मेहनत के बलबूते पर जो पद प्राप्त करना होता है वो कहलाती अर्जित परिस्थिति। यहाँ सीध और अब अर्जित परिस्थिति के कौन कौन से आधार हैं? बहुत सारे आधार है। आप पढ़ाई लिखाई करके आप बहुत ऊंचे पद पर जा सकते हैं। आप भले किसी घर में पैदा हो, गरीब हो, कुछ भी हो, मगर आपके जैसे आप विद्यार्थी आप लोग, तो आपके पास जो सबसे बड़ा स्वर्णिम मौका है वो शिक्षा का है। अगर आप अच्छी पढ़ाई करते हैं तो आप हो सकता है आप IAS बन जाए। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो हो सकता है आप चपरासी भी नहीं बन पाए। तो ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर है, यानी हम अर्जित कर सकते हैं ये चीज़ है। आपको समाज या हम दूसरे शब्दों में कहें भगवान, ईश्वर, जो भी अगर हम मानते व्यवस्था है, वो आपको एक मौका देती है आगे बढ़ने का। हम बढ़ते नहीं बढ़ते वो हमारे ऊपर है। शिक्षा हो गया। इसके अलावा दूसरा जो है अगर हम बात करें तो व्यवसाय की बात करें, आदमी बिजनेस के मार्फत से भी आगे बढ़ सकता है, खेल के अंदर भी आगे बढ़ सकता है। अगर बात करें महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, वो 10वीं फेल है, मगर फिर भी आज उनका नाम है, कारण वो क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, उनको भारत रत्न भी मिला है। तो खेल में भी आप अपनी योग्यता साबित कर सकते हैं, राजनीति के अंदर आप योग्यता साबित कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी क्षेत्र के अंदर जो स्पेशलाइजेशन होता है, विशेषीकरण, उसमें भी अगर हो तो वो भी अर्जित परिस्थिति का एक आधार है। आप चाहे छोटा मोटा भी काम करते हो, मगर आप अगर एक्सपर्ट हैं, मान लीजिए जैसे आपने कचौरी समोसे की भी दुकान खोली है, तो अगर आपका नाम है तो हम जैसे कि हम जानते हैं आपका कोई भी शहर हो तो आपको जो चाय नाश्ते की दुकान है उसमें आपको पता होगा कि यहाँ पर्टिकुलर फला आदमी बहुत बढ़िया कचौरी समोसे या नाश्ता बनाता है, तो हम उसके वहाँ जाते हैं, वो पैसे वाला व्यक्ति, तो वो अर्जित परिस्थितियों के अंतर्गत आता है। तो यहाँ परिस्थिति 2 तरह की होती है, वापस बता रहा हूँ, प्रदत्त और अर्जित। प्रदत्त ऑटोमेटिक मिलती है और अर्जित व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है। ये हो गई परिस्थिति। अब हम बात करते हैं भूमिका की। तो भूमिका का सीधा सीधा मतलब होता है, भूमिका जो परिस्थिति होती है हमारी, उस परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति जो काम करता है, भूमिका वो कहलाती है। जैसे छोटे से उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें कि आप लोग विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी तो हो गई आपकी परिस्थिति, और विद्यार्थी के अनुरूप आपका जो काम है वो आपकी भूमिका कहलाती है। भूमिका की अवधारणा में 2-3 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ भूमिका अपेक्षा, और दूसरा है भूमिका ग्रहण। भूमिका अपेक्षा, जैसा कि मैंने भूमिका मतलब अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद, यानी समाज आपसे क्या उम्मीद करता है, जो भी व्यक्ति की जो पद होता है उस पद के अनुरूप व्यक्ति से क्या आशा की जाती है, अपेक्षा की जाती है, उम्मीद की जाती है। उपेक्षा अलग होता है, अपेक्षा अलग होता है ना। यहाँ तो जैसे मान लीजिए आप विद्यार्थी है,
आपसे भूमि का अपेक्षा ये है कि आप पढ़ाई करेंगे, ये हो गई भूमि का अपेक्षा। और भूमिका ग्रहण का मतलब यहाँ पर ये है कि आप वाकई में क्या काम कर रहे हैं, उसके अनुरूप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर संतुलन होगा तब तो क्या होगा कि व्यवस्था बनी रहेगी। और अगर संतुलन नहीं होता, जैसे व्यवस्था बनी रहने का मतलब है कि अगर हम विद्यार्थी के रूप में बात करें तो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और उसके अनुसार जो है आपसे उम्मीद सब लोग ये करते हैं आप पढ़ेंगे, और वाकई में आप पढ़ते हैं तो व्यवस्था चल रही है। मगर अगर ऐसा नहीं करते हैं, आप फेल हो जाते हैं या पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, तो जो आपकी पर्टिकुलर जो व्यवस्था है वो असंतुलित हो जाएगी, आप लोगों को आगे संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह परिवार की बात करें या बड़े पैमाने की बात करें, कोई बड़ी फैक्ट्री है, बड़ी फैक्ट्री में है, या परिवार की बात करें तो हर एक समूह के अंदर जो है हम हर व्यक्ति से कोई न कोई अपेक्षा करते हैं कि इसका ये काम है। अगर मान लो वो उस काम के अनुरूप नहीं करता है तो पूरे समाज के अंदर व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट है। और अगर उसके अनुसार नहीं करता तो आगे एक भूमिका संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो भूमिका का मतलब यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। संक्षेप में बता रहा हूँ मैं, तो संक्षेप में अगर हम कहें तो भूमिका का मतलब व्यक्ति धारण की गई परिस्थिति में जो कार्य करता है वो उसकी भूमिका कहलाती है। अब एक और चीज़ कि परिस्थिति, दूसरा भूमिका में समय के अनुसार बदलाव आते रहते हैं। जैसे विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थी पठन हजारों सालों से चला आ रहा है, परिस्थितियाँ वो की वही थी, गुरु शिष्य की परिस्थितियाँ पहले भी थी, आज भी है, मगर उनकी भूमिकाओं में बदलाव आ गया। अगर बात करें पहले गुरु जो है गुरुकुल में पढ़ाते थे, कोई फीस नहीं लेते थे, आज जो है गुरुकुल नहीं रहे, आज जो इंस्टीट्यूट है, सारे कॉलेज है, स्कूल है, ये सारी चीज़ें हमें वेतन मिलता है इसके लिए। आप लोग विद्यार्थी हैं तो पुराने विद्यार्थी गुरुकुल में रहते थे, है ना, और उनका अलग था, सारा सिस्टम था। अब आज के जो है भूमिकाएं वो काफ़ी बदल चुकी है। तो और इसी तरह और बाकी बात करें, परिवार की बात करें तो परिवार की में जो है लड़के लड़कियों की बात करें तो बेटियों की भूमिकाएं पहले अलग होती थी, मगर अब धीरे धीरे बेटियों की भूमिकाएं भी बेटों के बराबर आती जा रही। तो ये भूमिका में परिवर्तन समय के साथ आगे से आगे चलता रहता है। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा जल्दी में एक और बताता हूँ। भूमिका और परिस्थिति से संबंधित 3 अवधारणाएँ रॉबर्ट मर्टन ने बताई है, और वो अवधारणाएँ कौन कौन सी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नाम याद रखिए, रॉबर्ट मर्टन, और इसने 3 चीज़ें बताई है, मैं एक एक करके बताता हूँ। परिस्थिति समुच्चय या प्रतिमान भी बोल सकते हैं इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेटस सेट, SET, स्टेटस सेट। होता क्या है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, जैसे आप है या मैं हूँ, तो मेरी जितनी भी परिस्थितियाँ, उन तमाम परिस्थितियों को एक साथ अगर हम कहें तो वो परिस्थिति समुच्चय हो गया। जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं किसी का पति हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का भाई हूँ, बहन हूँ, मतलब कोई, तो यानी जो मेरी जितनी भी जो परिस्थितियाँ हैं वो सारी परिस्थितियाँ मिला लें तो वो स्टेटस सेट कहलाता है। मैं किसी का दोस्त हूँ, ये सारी जो चीज़ें मिला कर लें वो स्टेटस सेट हो गया। समझ में आ गया? आप लोगों के साथ भी ऐसे ही, आप विद्यार्थी हैं, किसी के भाई बहन, पुत्र पुत्री, सारी जो दोस्त, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी परिस्थिति समुच्चय कहलाता है। दूसरा होता है भूमिका समुच्चय, भूमिका समुच्चय या प्रतिमान, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रोल सेट। ये थोड़ा सा इसमें समझने की चीज़ है। जैसे उसमें बताया कि सारी परिस्थितियों को जो योग है वो परिस्थिति समुच्चय कहलाता है। यहाँ पर थोड़ा अंतर है इसमें। जैसे उदाहरण के रूप में बताऊँ, मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, ये मान लो मैं या आप लोगों के बारे में बात करें तो इसकी जो एक पर्टिकुलर विशेष परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अनुसार मान लीजिए यहाँ मैं जो है ये लिख रहा हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, ठीक है। शिक्षक के नाते मेरा किन किन लोगों से संपर्क होता है, तो शिक्षक के नाते मेरा एक संपर्क होगा छात्रों से, ठीक है। दूसरा संपर्क मेरा साथियों से होता है, जो मेरे कॉलेज के जो बाकी लोग हैं, प्रोफेसर हैं, उनके साथ मेरा संपर्क होता है। मेरा कॉलेज के प्राचार्य से संपर्क है, मेरा कॉलेज के बाकी कर्मचारियों के साथ संबंध है। इसके अलावा मेरा कॉलेज जो बच्चे आते हैं उनके जो गार्जियन है, अभिभावक है, इन लोगों के साथ भी मेरा संपर्क है। अब आप देखिए, एक शिक्षक होने के नाते मेरा अलग अलग व्यक्तियों के साथ
अलग अलग संपर्क आता है और अलग अलग भूमिकाएं मैं निर्वाह करता हूँ। मैं एक स्टूडेंट को सोशियोलॉजी पढ़ाऊँगा, मगर मेरे जो साथ के जो प्रोफेसर है उनको मैं सोशियोलॉजी नहीं पढ़ूंगा या वो मुझे अपना सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे। हमारी बातचीत का जो है आधार अलग रहेगा, मगर वो मेरे साथी या वो मुझे जानते हैं। वो क्यों जानते हैं? क्योंकि हम एक ही इंस्टीट्यूट में जो है नौकरी करते हैं, इस कारण से वो। इसके अलावा मैं जो मेरे प्राचार्य है, जो प्रिंसिपल है, उनके साथ मेरा संबंध शिक्षक के नाते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं उनको पढ़ाऊंगा या वो मुझे पढ़ाएंगे। इसके अलावा आपके जो पेरेंट्स अगर मेरे से मिलते हैं तो वो गार्जियन के, अभिभावक के नाते मिलेंगे। बाकी जो कॉलेज के जो कर्मचारी, उनके साथ जो मेरा संबंध है वो एक लेक्चर का। तो ये जो सारे पदों की जो भूमिकाएँ हैं, इन सब भूमिकाओं के योग को हम कहते हैं भूमिका समुच्चय या भूमिका प्रतिमान या रोल सेट बोलते हैं। अब तीसरा और आखिरी है, वो है परिस्थिति समुच्चय, अनुक्रम। वो बोलते हैं परिस्थिति श्रृंखला या अनुक्रम। अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेटस सीक्वेंस, SEQUENCE, सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है एक के बाद एक लगातार जो चीज़ें आती है उनको सीक्वेंस कहते हैं। तो अब संक्षेप में परिस्थितियाँ एक के बाद एक आगे से आगे बढ़ती जाती है, वो परिस्थिति श्रृंखला, अनुक्रम या सीक्वेंस कहलाती है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद स्कूल जाता है, स्कूल प्राइमरी के बाद मिडिल सेकेंडरी स्कूल, फिर कॉलेज जाता है, ये परिस्थितियाँ धीरे धीरे बदलती है। उसके बाद फिर नौकरी करता है, नौकरी करने के बाद वो रिटायर्ड होता है, ये अलग अलग परिस्थिति। इसी तरह पहले जब कुंवारा होता है, फिर शादीशुदा होता है, फिर वो जो है पिता बनता है, एक समय के बाद वो दादा दादी, नाना नानी बनता। तो ये जो है परिस्थितियाँ एक के बाद एक आगे से आगे बढ़ती जाती है, वो परिस्थिति अनुक्रम कहलाता है। शुरुआत से लेकर के अंत तक जो परिस्थितियों का जो सीक्वेंस चलता है वो परिस्थिति अनुक्रम कहलाता है। तो ये छोटा सा वीडियो है, मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और अगर कोई किसी तरह की समस्या है तो आप लोग, मेरे मोबाइल नंबर है 9414317258, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको निश्चित रूप से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।